वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 101 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 45 तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पैराग्राफ राइटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिटी और कोहेरेंस होनी चाहिए जब पैराग्राफ्स को लिखा जा रहा है। यूनिटी और कोहेरेंस जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी जो है वो उसूल हैं इफ़ेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग के लिए। और यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि तमाम जितने भी सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ के अंदर, उसका एक ही मेन आइडिया के ऊपर फोकस होना चाहिए और उसी से फिर क्लैरिटी और रिलेवेंस आती है। और अचीव करने के लिए यूनिटी राइटर को शुरुआत करना चाहिए एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस के साथ और इंश्योर करना चाहिए कि तमाम सपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेट करें उससे। और कोहेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद लॉजिकल फ्लो होता है और कनेक्शन होता है सेंटेंसेस के दरमियान, जो कि बनाते हैं पैराग्राफ को इजी टू रीड भी और अंडरस्टैंड भी। कोहेरेंस को अचीव किया जा सकता है ट्रांजिशनल वर्ड्स के ज़रिए, कंसिस्टेंस प्रोनाउन के ज़रिए, लॉजिकल सीक्वेंस के ज़रिए, आइडियाज़ की। पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें कि पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करना, तो पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ये कि अरेंज करना जो है वो सेंटेंसेस जो है एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर, ताकि पढ़ाया जाए रीडेबिलिटी भी और कॉम्प्रिहेंशन भी। और एक वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ टिपिकली तौर पे उसकी शुरुआत होती है टॉपिक सेंटेंस से, जो कि इंट्रोड्यूस करता है मेन आइडियाज़ को, और उसके बाद जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंस आता है जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस, एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशन। और इसके अलावा जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो समराइज करता है आइडियाज़ या प्रोवाइड करता है ट्रांजिशन नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। और कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो है इसमें शामिल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, जहाँ पर आइडियाज़ को उनके टाइम सीक्वेंस के मुताबिक प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा स्पेशल ऑर्डर होता है SPATIAL वाला, जहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है आइटम्स जो कि बेस करते हैं उसकी फ़िज़िकल लोकेशन के ऊपर। और इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस है, और आइडियाज़ को अरेंज किया जाता है मोस्ट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो होगा पहले और लीस्ट जो होगा वो बाद में। और जो इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हेल्प करती है रीडर्स को कि वो फॉलो करें राइटर्स का थॉट प्रोसेस कन्फ्यूजन के बगैर। नाउ दी एस्से राइटिंग। अब एस्से राइटिंग की हम बात करते हैं। एक एस्से जो है वो स्ट्रक्चर पीस होता है राइटिंग का, जो कि रिप्रेजेंट करता है आर्ग्यूमेंट्स जो है इसमें दिए जाते हैं, या फिर एक्सप्लोर करता है टॉपिक को इन डेप्थ के अंदर। और स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम उसको देखें एस्से का, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर आता है बॉडी और फिर आती है कंक्लूजन। अब जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि स्टेज तैयार किया जाता है प्रोवाइड करते हुए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और थीसिस दी जाती हैं जो कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होता है या फिर पर्पस होता है एस्से का। बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब एक नहीं होता, उसमें कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं। उसमें डेवलप किया जाता है थीसिस को प्रेजेंट करते हुए सपोर्टिंग पॉइंट्स, एविडेंस, एनालिसिस। हर पैराग्राफ का फोकस होना चाहिए सिंगल आइडिया के ऊपर और शुरू होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस के साथ। कंक्लूजन की हम बात करें, उसमें समराइज़ किया जाता है मेन पॉइंट्स, रीइंफोर्स किया जाता है थीसिस, इंट्रोड्यूस किए बगैर न्यू इन्फॉर्मेशन। इफेक्टिव एसे डिमॉन्स्ट्रेट करता है कोहेरेंस, पैराग्राफ्स के दरमियान यूज़ करते हुए ट्रांजिशन, ताकि गाइड किया जाए रीडर्स को आर्गूमेंट्स के थ्रू। नाउ दी एसे आउटलाइंस एंड टॉपिक सिलेक्शन। क्रिएट करने के इससे आउटलाइन एक क्रिटिकल स्टेप होता है राइटिंग प्रोसेस के अंदर, और एक आउटलाइन सर्व करती है रोड मैप के तौर पे ऑर्गेनाइज करते हुए आइडियाज़ को इससे पहले कि ड्राफ्टिंग शुरू हो। और टिपिकली इसमें शामिल होता है थीसिस स्टेटमेंट, मेन पॉइंट्स जो है हर जो है बॉडी पैराग्राफ्स के लिए, और सपोर्टिंग एविडेंस। आउटलाइन जो हेल्प करता है राइटर्स को कि मेंटेन किया जाए फोकस, रोका जाए ओमिशंस या रेपिटेशन। सेलेक्ट करते हुए टॉपिक जो है सेलेक्ट करना टॉपिक जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ये जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग और मैनेजेबल होना चाहिए गिवन वर्ड काउंट के अंदर। रिसर्च करना टॉपिक को इसमें शामिल होता है, गैदर करना क्रेडिबल सोर्सेस, आइडेंटिफाई करना की आर्ग्यूमेंट, और अंडरस्टैंड करना डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक वेल चोजन टॉपिक अलाउ करता है डेप्थ जो एनालिसिस का, और जो इंगेजमेंट होती है ऑडियंस के साथ। नाउ दी ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। लीनियर एंड सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करता है आइडियाज़ को स्ट्रेट लॉजिकल सीक्वेंस, और अक्सर उसमें जो है वो फॉलो किया जाता है एक क्रोनोलॉजिकल या फिर स्टेप बाय स्टेप पैटर्न। और ये मेथड कॉमन होता है इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट के अंदर, नैरेटिव्स और जो प्रोसेस होते हैं जहाँ पर क्लैरिटी और ऑर्डर ज़रूरी होता है। और एग्जाम्पल हम लें तो जैसे कि एक रेसिपी के अंदर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेप्स होते हैं,
ऑर्डर के अंदर जिनको परफॉर्म करना होता है। कोई भी रेसिपी होती है तो आप देखते हैं कि उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। और ये अप्रोच जो है वो हेल्प करती है रीडर्स को कि फॉलो करें कंटेंट को बगैर कन्फ्यूजन के, और जो कि आइडियल बनाता है टॉपिक्स के लिए जो कि सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करते हैं। राइटर्स को यूज़ करना चाहिए क्लियर ट्रांजेक्शन्स जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट और फाइनली गाइड करने के लिए रीडर्स को। और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको बिल्ड किया जाए प्रोग्रेसिवली तौर पर। नाउ दी साइकिल कॉज एंड इफेक्ट, स्पेशल एंड क्लासिफिकेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन से आगे अगर हम देखें तो टेक्स्ट को स्ट्रक्चर किया जा सकता है यूज़ करते हुए पैटर्न्स, जैसे कि साइकिल हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्पेशल हो गया और जो क्लासिफिकेशन है। एक साइकिल पैटर्न हम देखेंगे डिस्क्राइब करता है प्रोसेसेस जो कि रिपीट करता है, जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, एम्फेसाइज किया जा रहा है कंटिन्यूटी। कॉज एंड इफेक्ट की हम बात करें तो वहाँ पर रिलेशनशिप होता है इवेंट्स के दरमियान, आइडेंटिफाई कर रहा होता है रीजंस और आउटकम्स को, जो कि यूज़फुल होता है साइंटिफिक या एनालिटिकल राइटिंग में। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करता है डिटेल्स जो कि बेस करता है फिजिकल लोकेशन या डायरेक्शन के ऊपर, अक्सर यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर। और क्लासिफिकेशन ग्रुप्स जो है आइटम्स, क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स किया जाता है आइटम्स को कैटेगरीज के अंदर, जो कि बेस करता है शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स और ऐड कर रहा होता है क्लैरिटी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। हर पैटर्न सर्व करता है एक स्पेसिफिक पर्पस, और चूज़ करना सही जो है वो डिपेंड करता है राइटर के गोल और नेचर के ऊपर, के कंटेंट का नेचर क्या है। नाउ द राइटिंग टेक्निक्स। अब राइटिंग टेक्निक्स की हम बात करते हैं। पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग जो है वो क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन को अपने अल्फाज में बताना। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको अपने अल्फाज में बताना, लेकिन जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको प्रिजर्व किया जाए, ओरिजिनल मीनिंग उसकी रहे, यानी कि पढ़ने वाला ओरिजिनल मीनिंग समझे। जो आपके सामने पैराग्राफ है उसी पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल मीनिंग है वो जब आपकी वर्ड्स को जब दूसरा पढ़े तो वो उस वही मीनिंग ले जो आपने ली है। सो ये जो है वो ज़रूरी होता है इस चीज़ से बचने के लिए, कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए। आपको भी असाइनमेंट दिए जाते हैं और वहाँ पर प्लेजरिज्म वगैरह की पॉलिसीज़ भी आपको बताई जाती हैं कि अगर असाइनमेंट में प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको 0 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो पैराफ्रेजिंग की जाती है कि अपनी वर्ड्स में लिखा जाए किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ आपको दी जाए तो उसको आप अपने वर्ड्स में लिखें। और इसमें जो है वो क्या किया जाता है, शो किया जाता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो सोर्स मटेरियल की। आपकी अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी सोर्स मटेरियल की, जिस मटेरियल को आप रीड कर रहे हैं, जो आपके सामने लाया गया है, तो यकीनी तौर पे आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकेंगे और फिर जो है प्लेजरिज्म भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप अपने असाइनमेंट्स और अपने प्रोजेक्ट्स को भी आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से और आसानी के साथ कर सकते हैं। कि आप जो है वो कहीं से भी रीड करते हैं अगर, और उसको आप अपने वर्डिंग के अंदर लिखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वहाँ प्लेजरिज्म नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है जितने भी प्लेजरिज्म के जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। और जितना बेहतर आप पैराफ्रेजिंग कर सकेंगे तो उतना ही बेहतर जो है वो प्लेजरिज्म से आप जो है वो बच सकेंगे। सो टेक्निक्स का जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है। इफ़ेक्टिव पैराफ्रेजिंग जो है उसमें ये होता है कि चेंज किया जाए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है उनको चेंज कर दिया जाए, सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया जाए। अब ये सब काम करने के लिए इंग्लिश ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ हमारी भी मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी सीरीज़ जो आपको समझ में आए, और कोई भी बुक्स जो है जैसे कि वेरन मार्टिन वगैरह की इस तरह की जो बुक्स है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितना बेहतर आप समझेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप जो है वो बेहतर ये पैराफ्रेजिंग जो वो कर सकेंगे। और मेंटेन किया जाए जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है उसको, ओरिजिनल मीनिंग बरकरार रहे, पढ़ने वाला आपकी राइटिंग को भी पढ़ के वही मीनिंग निकाले जो आपने निकाले हैं, लेकिन वर्ड्स का इस्तेमाल दूसरा। चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है, असल चीज़ ये कि चॉइस ऑफ वर्ड है। चॉइस ऑफ वर्ड हर किसी के पास है जो भी राइटर है या स्पीकर है, लेकिन कॉपी करना किसी के भी वर्ड को, वो जो है प्लेजरिज्म आ जाता है, और वो ऑब्वियसली बात है गलत है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर कोई किताब लिख रहा है उसके अंदर इस तरह से कर रहा है तो वो तो फिर बहुत ही जो है वो एक लीगल इशू भी बन जाता है वो फिर। सो राइटर्स को अवॉइड करना चाहिए कॉपी करना फ्रेजेस वर्बेटिम, और उनको आइडियाज़ को बताना चाहिए फ्रेश तरीके से।
एक एग्जाम्पल ले तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। इसको पैराफ्रेज कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि दी एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है और उसी से जो पैराफ्रेजिंग जो की जाती है। सो प्रैक्टिस किया जाए इसको और इम्प्रूव किया जाए लैंग्वेज स्किल्स और इंश्योर किया जाए एकेडमिक इंटीग्रिटी। नाउ दी समरी राइटिंग। अच्छा, पैराफ्रेजिंग एक अलग चीज़ है और समरी एक अलग चीज़ है। पैराफ्रेजिंग में कि अपने ही वर्ड्स में एक चीज़ को बताना, जबकि समरी में ये नहीं होता। जब समराइज़ किया जा रहा होता है तो उसको कंडेंस किया जाता है। जो समरी होती है, आप देखते हैं कि इतना बड़ा टेक्स्ट है, इतना बड़ा पैराग्राफ है या कोई बुक है और उसकी समरी बहुत छोटी सी होती है। सो उसमें फोकस किया जाता है जो एसेंशियल पॉइंट्स है, डिटेल नहीं होती। ख़ास पॉइंट जो इनके ऊपर फोकस होता है समरी में, डिटेल को निकाल दिया जाता है और जो कोर मैसेज होता है उसको सामने रखा जाता है। एक अच्छी समरी की हम बात करें तो वो कंसाइज होगी, छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी, एक्यूरेट भी होगी। एक तरफ छोटी होगी लेकिन एक्यूरेट भी होगी, सही होगी, ऐसा नहीं है कि गलत सलत कुछ भी। ऑब्जेक्टिव हो गई उसके अंदर। सो ये रिक्वायर करता है आइडेंटिफाई करना मेन आइडियाज़। अब स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं इफेक्टिव समरी के लिए वो ये कि आइडेंटिफाई करें कि मेन आइडियाज़ कौन कौन से हैं, अंडरस्टैंड करें कि ऑथर का पर्पस क्या है, जो ऑथर है जिसने लिखा है टेक्स्ट आखिर उसका पर्पस क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। प्रेजेंट करें इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल ऑर्डर में भी। समरी यूज़फुल होती है एकेडमिक वर्क के लिए, रिपोर्ट्स के लिए भी, रिव्यूज़ के लिए भी अलाउ करता है रीडर्स को कि ग्रास्प करें जो की कॉन्सेप्ट है उसको क्विकली। नाउ द ग्रामर एंड यूजेज, टेंसेस एंड पैसिव टेंसेस, सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड करना टेंसेस को क्रूशल होता है टाइम बताने के लिए सही तरीके से। और 3 हम मेन टेंसेस देखते हैं इंग्लिश के अंदर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये भी इसके भी सब टेंसेस हम देखते हैं। सो हर किसी के अंदर हम देखते हैं कि सिंपल टेंस भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ रहा है। और जो पैसिव वॉइस की हम बात करें, अगर हम पैसिव की बात करते हैं, वहाँ पर फोकस शिफ्ट हो जाता है। सब्जेक्ट जहाँ पर परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, उससे लेकर ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है। एक्टिव में जहाँ सब्जेक्ट पहले आता है वहीं पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। अब नॉर्मली तो हम जो है वो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हमें सब्जेक्ट का पता है और हम सब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं या फिर हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता कि वो कौन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं। और इनको केयरफुली यूज़ किया जाए ताकि क्लैरिटी भी रहे और एम्बिगिटी से बचा जाए, यानी कि अनक्लैरिटी ना हो। नाउ द वर्ड ऑर्डर एंड आर्टिकल इंपॉर्टेंस की हम बात करें वर्ड ऑर्डर के, सो कनेक्ट करना वर्ड ऑर्डर ज़रूरी होता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए। और इंग्लिश के अंदर एडवर्ब टिपिकली फॉलो करते हैं वर्ब को या फिर अपेयर होते हैं बिगनिंग या एंड के ऊपर एक सेंटेंस के, डिपेंड करता है एम्फेसिस के ऊपर। और मिसप्लेस अगर कर देते हैं एडवर्ड्स को तो उससे कन्फ्यूजन होती है या फिर ऑकवर्ड फ्रेजिंग आती है। और आर्टिकल जो कि ए एन और दी होती है, इनको यूज़ करते हुए इंडिकेट किया जाता है स्पेसिफिटी या फिर डेफिनेटनेस। ए और एन के ज़रिए हम नॉन स्पेसिफिक नाउन्स की बात कर रहे होते हैं, किसी ख़ास चीज़ की हम बात नहीं करते जब ए और एन का की बात होती है। जबकि दा के ज़रिए हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ख़ास चीज़ की तरफ हमारा इशारा होता है या फिर हम उस चीज़ की बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है। सो ए और एन इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन, जबकि दी जो है वो उससे मुराद कोई ख़ास या प्रीवियसली मेंशन चीज़ हो जो पहले ही हम मेंशन कर चुके हैं, वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ द लैंग्वेज फंक्शंस। लैंग्वेज फंक्शन जो है वो सर्व करता है बहुत से फंक्शन, जैसे कि इन्फॉर्म करना, परसुएट करना, रिक्वेस्ट करना और इजहार करना इमोशंस का। हर फंक्शन रिक्वायर करता है कुछ ख़ास फॉर्म्स और स्ट्रक्चर, जैसे कि परसुएसिव लैंग्वेज जो है उसमें यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और इमोटिव वर्ड, जबकि इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में फोकस किया जाता है क्लैरिटी और फैक्चुअल एक्यूरेसी। अंडरस्टैंड करना इन फंक्शंस को इनेबल करता है राइटर्स को कि उस चूज़ करें सही वोकेबलरी का, टोन का और जो स्टाइल होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए। और एकेडमिक राइटिंग के अंदर इन्फॉर्मेटिव फंक्शन डोमिनेट करता है, जबकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखें वहाँ रिलाई किया जाता है हैविली तौर पर परसुएसिव लैंग्वेज के ऊपर। सो मास्टर करना लैंग्वेज फॉर्म्स और फंक्शंस को ये बढ़ाता है कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस में।
तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।